जमुना जी की अभी अभी नींद ही लगी थी कि बहू ममता उनके कमरे में आ गई और उन्हें झंझोरते हुए बोली, लो अम्मा जी बात कर लो। जमुना जी ने आंखें खोलकर देखा तो ममता हाथ में फोन लिए हुए खड़ी थी। उसे इस तरह देखकर जमुना जी ने पूछा, किसका फोन है बहू? और किसका होगा, आपकी लाडली बेटी का। जब देखो बस फोन घुड़का देती है। ये भी नहीं देखती कि सामने वाला आदमी कोई जरूरी काम कर रहा होगा या कोई आराम कर रहा होगा। बिल्कुल भी नहीं सोचती कि किसी के आराम में ही खलल पड़ रहा होगा। जमुना जी के छोटे से सवाल पर ममता ने पूरा लेक्चर दे डाला। बहू, वो मेरी बेटी है, उसका दिल भी तो मेरे लिए दुखता ही होगा ना। अब मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती तो रोज फोन लगा देती है, नहीं तो पहले कहाँ रोज रोज फोन करती थी। हाँ, हम तो आपको बड़ा दुख में रखते हैं जो उसका दिल आपके लिए दुखता है, चिड़चिड़ाती हुई ममता ने कहा और आखिर फोन उन्हें पकड़ाकर वहीं पास में खड़ी हो गई। आखिर यह भी तो सुनना जरूरी था कि जमुना जी अपनी बेटी से क्या क्या बात करती हैं। जमुना जी ने अपने कांपते हाथों से फोन को अपने कानों पर लगाया और बोली, हाँ बिटिया, कैसी है तू? मैं ठीक हूँ अम्मा, तुम कैसी हो? बस बिटिया, अपनी जिंदगी के दिन गिन रही हूँ। अब तो शरीर भी साथ नहीं देता, बस भगवान उठा ले अब तो। अरे ना अम्मा, अभी तो बहुत लंबी उम्र है तुम्हारी, अभी तो पोते पोती नाते नातियों की शादी देखना भी तो बाकी है। अब तो ना लगे है बिटिया कि तब तक जिंदगी जी पाऊंगी। बस तुम लोगों को भगवान सारी खुशियाँ दे और हमेशा अपना आशीर्वाद बनाए रखे। कहते कहते अम्मा को खांसी चलने लग गई। ममता ने अम्मा के हाथ से फोन लेकर काट दिया और अम्मा को पानी का गिलास पकड़ाकर वापस रसोई में चली गई। अम्मा ने जैसे तैसे कांपते हाथों से 2 घूंट पानी पिया और गिलास रखने ही लगी थी कि हाथ से छूटकर गिलास गिर गया। अचानक गिलास गिरने की आवाज सुनकर ममता दौड़ी दौड़ी कमरे में आई। गिलास को जमीन पर गिरा देखकर जमुना जी पर चिल्लाने लगी, ये क्या है अम्मा जी, आपसे गिलास भी रखते नहीं बनता? गिरा दिया ना पानी और कर दिया फर्श गीला। अब मेरा काम फैला दिया। अब मैं घर का काम संभालूं या फिर आपको संभालूं या आपके बिगड़े में काम संभालूं? बहू, हाथ कांप रहे हैं इसलिए गिलास गिर गया। हाँ हाँ, समझती हूँ मैं। फोन पकड़कर बेटी से बात कर लेते हो आप, तब तो आपके हाथ बिल्कुल नहीं कांपते, पर जहाँ मेरा काम फैलाना हो वहाँ आपके हाथ कांपने लग जाते हैं। अरे घर में कौन सी नौकरानी लगी है, मुझे ही तो साफ करना है, तो कम से कम बहू की सुविधा भी तो देख लिया करो। बहू भी जीव होता है। बड़बड़ाती हुई ममता बाहर गई और एक कपड़ा लेकर कमरे में आई और फर्श को पोंछने लगी। पोछा लगाकर खड़ी हुई और जमुना जी की तरफ देखकर बोली, अब सो जाइए आप। बिना जमुना जी की प्रतिक्रिया जाने ही ममता दरवाजा जोर से पटकती हुई बाहर निकल गई। जमुना जी एकटक अपनी बहू को देखती रह गई, पर वो ज्यादा कुछ नहीं कह सकती थी। आखिर रहना भी तो उसे उन्हीं के पास था। बेटा तो सुबह का गया, शाम को ही घर आता था, दिन भर तो ममता ही होती थी उनके पास, इसलिए उसकी तेज जवान को भी जमुना जी झेल जाती थी। खैर, ममता तो शुरू से ही तेज स्वभाव की रही है, पर फिर भी जमुना जी ने सब कुछ संभाल लिया। पैसे टेक के मामले में कभी भी अपनी बेटी पर निर्भर नहीं रही। पति की पेंशन का पूरा सहारा था। जब तक जमुना जी के हाथ पैर चलते थे तो वो अपनी बेटी वंदना को बुला लेती थी। अपने हाथों से उसकी पसंद की खुद चीजें बनाकर खिलाती थी। बहू अगर चिड़चिड़ करती थी तो सीधा जवाब दे देती थी, कौन से तेरे पति के पैसे खर्च करवा रही हूँ, अभी तो मेरे पति की पेंशन आती है। अगर बेटी पर खर्च करती हूँ तो तुम लोगों पर भी खर्च करती हूँ। वो अकेले आकर खाती है क्या? तुम सब भी तो खा रहे हो, इसलिए हंगामा करने की जरूरत नहीं है। जमुना जी का जवाब सुनकर ममता चुप हो जाती, पर जब से जमुना जी बिस्तर पर आई हैं, तब से ममता का व्यवहार और भी रुखा हो गया है। अब तो फिर भी जमुना जी लाठी के सहारे उठकर अपने नित्य कर्म कर लेती हैं। नहीं तो जब वो बिस्तर पर अपने कामों के लिए दूसरों पर मोहताज हो चुकी थी, उस समय बेटी वंदना ने ही उनकी सेवा की थी, तब तो ममता आसपास भी नहीं भटकती थी। उन 10 दिनों में वंदना ने इस घर में रहकर जमुना जी की खूब सेवा की थी। लेकिन जैसे ही जमुना जी धीरे धीरे लाठी के सहारे खड़ी होने लगी और अपने नित्य कर्म अपने आप ही करने लगी, उसके बाद से ही ममता ने अपना व्यवहार वंदना के प्रति और रूखा कर लिया। आए दिन किसी न किसी बात पर वंदना से बहस करने लगी थी, छोटी सी बात का बतंगड़ बना देती थी। अब तो जमुना जी को भी ममता की नजरें बड़ी अजीब सी लगती थी। पता नहीं क्यों वो सुबह और रात को सोते समय जमुना जी के पास जरूर आती थी और उनके गहनों पर सबसे पहले नजर मारती थी, जबकि जमुना जी ने सिर्फ कानों में सोने के झुमके और पैरों में चांदी की पायल के अलावा कोई भी गहना नहीं पहन रखा था। हाथों में सिर्फ लाख की चूड़ियां ही थी। उस दिन करवा चौथ था। वंदना अपने मायके में ही मौजूद थी। वंदना अम्मा की तबीयत का सुनकर जल्दबाजी में तो आई थी, तो ढंग के कपड़े भी नहीं लेकर आ पाई।
तो अम्मा के कहने पर उनकी अलमारी में से उनकी भारी सी साड़ी निकालकर उसने पहन ली। वो साड़ी जमुना जी के लिए ममता के मायके से आई थी। यह देखकर ममता गुस्से में आग बबूला हो गई और वंदना पर चिल्लाने लगी, किससे पूछकर तुमने अम्मा जी की अलमारी खोली? सब जानती हूँ मैं, इस घर में क्यों रुकी हुई हो? अरे अम्मा जी की सेवा तो बहाना है, सब कुछ हड़प ले जाना चाहती हो अपने साथ और पता नहीं क्या क्या निकाला होगा अलमारी में से। उसकी बात सुनकर वंदना की आंखों में आंसू आ गए और वो बोली, भाभी अम्मा ने कहा था इसीलिए पहन ली। हाँ हाँ, सब जानती हूँ तुम्हारा चिड़िया चरित्र। अम्मा को बातों में फुसलाकर सब कुछ अपने नाम कर लेना चाहती हो। बहू बस कर, क्या बोल रही है? तुझे पता भी है एक साड़ी क्या पहन ली, उसमें इतना हंगामा कर रही है। मेरी चीजों पर मेरी बेटी का भी हक है। क्यों अम्मा जी, रहती तो हमारे साथ हो, फिर बेटी का काहे का हक? इसे तो मैं एक फूटी कौड़ी भी न लेने दूं। बस करो ममता, तुम्हें शर्म नहीं आती? अम्मा से लड़ते हुए अचानक माधव ने अंदर आते हुए कहा। माधव को देखकर ममता चुप तो हो गई, लेकिन घर का माहौल तो खराब हो ही चुका था। यह आए दिन का किस्सा होने लगा था। आखिर जमुना जी भी कब तक बर्दाश्त करती? खुद ही ऐसी स्थिति में थी कि ज्यादा क्या बोलती, इसलिए उन्होंने वंदना को खुद ही जाने के लिए कह दिया। खैर, वंदना तो बेटी थी, उसे तो अपने ससुराल जाना ही था, इसलिए वो अपने ससुराल वापस चली गई। अब वो जमुना जी से फोन पर ही बात कर लिया करती थी। उसमें भी ममता चिढ़ जाती थी। कई बार तो वह जानबूझकर बात ही नहीं करवाती थी। खुद से भी कुछ होता नहीं है और बेटी वंदना को भी आने नहीं देती। पता नहीं मन में क्या वहम पाल रखा है ममता ने। ममता को ऐसा क्यों लगता है कि वंदना की संपत्ति में से हिस्सा न मांग ले और अम्मा मरने से पहले दे भी न जाए। बेटा माधव भी ज्यादा कुछ न कहता, क्योंकि रोज घर की शांति भंग होने लगी थी, इसलिए अम्मा ने ही उसे चुप रहने के लिए कह दिया था। खैर, जमुना जी अपने पलंग से जैसे तैसे उठी और लाठी का सहारा लेकर बाथरूम की तरफ जाने लगी थी, लेकिन पता नहीं क्यों आज पैर लड़खड़ा गए और वो जमीन पर गिर पड़ी। अचानक कमरे में गिरने की आवाज सुनकर बहू कमरे में आ गई और जमुना जी को गिरा हुआ देखकर बोली, अरे अम्मा जी, क्या हाथ पैर तुड़वाने का इरादा है? यदि हाथ पैर टूट गए तो मुझसे तो नहीं होगी आपकी सेवा। जैसे तैसे झल्लाती हुई ममता ने जमुना को सहारा देकर पलंग पर बैठाया। पलंग पर लेटते ही जमुना जी ममता से बोली, बहू मेरे शरीर में बिल्कुल भी जान नहीं रही, कब मेरे प्राण पखेरु उड़ जाए। एक बार वंदना को यहाँ बुला दे, मैं बस एक बार उसे देखना चाहती हूँ, उससे मिलना चाहती हूँ। ठीक है, बुला दूंगी। जमुना जी को इतना कहकर ममता अपने कमरे में आ गई। पता नहीं अपनी बेटी को क्या देने के लिए बुला रही है, मैं तो बिल्कुल भी फोन नहीं करूंगी। मन ही मन सोचती हुई ममता ने वंदना को फोन करना ठीक नहीं समझा। रात को माधव घर आया तो अम्मा के कमरे में गया। वह अम्मा को सोता हुआ देखकर वापस आ गया। सुबह उठकर जब ममता जमुना जी के कमरे में गई तो जमुना जी के प्राण पखेरु उड़ चुके थे, पर उसे इस बात का बिल्कुल भी मलाल नहीं था। उसने जमुना जी के कहने के बावजूद भी वंदना को नहीं बुलाया, बल्कि बिना वक्त गवाए ही फटाफट अम्मा जी के शरीर से गहने निकालने लगी। लेकिन तब तक माधव भी उठकर आ गया। उसे अम्मा के शरीर से गहने उतारते हुए देखकर माधव बोला, क्या कर रही हो तुम? अम्मा के गहने क्यों उतार रही हो? तुम्हें पता है ना अम्मा को गहना पहनकर रखना कितना पसंद है। अरे अब काहे का पसंद, अम्मा तो गई। अचानक ममता के कहने पर माधव फटाफट अम्मा के पास आया और शरीर को छूकर देखा। अम्मा का शरीर ठंडा पड़ चुका था, शायद काफी देर पहले ही अम्मा की मौत हो चुकी थी। तुम्हें शर्म नहीं आ रही? अम्मा के गहने निकालने लगी हो। बता नहीं सकती थी कि अम्मा सब छोड़कर जा चुकी है? अरे अम्मा तो जा चुकी है, कहीं गहने भी न चले जाएं, इसलिए निकाल रही हूँ। अभी लोग आ जाएंगे तो सबसे पहले गहने ही हटाएंगे। कौन लोग आ जाएंगे? माधव ने प्रश्न किया तो ममता उसे घूरते हुए बोली, तुम्हारी बहन और कौन, वही एक है जिनकी नजर है इन गहनों पर। इसके आगे माधव ने कुछ नहीं कहा। बस कुछ देर तक ममता की लालच भरी नजरों को देखता रहा, जबकि ममता अपने काम में लगी रही। थोड़ी देर बाद उसने वंदना और बाकी रिश्तेदारों को फोन कर अम्मा के संसार से कूच कर जाने की खबर दी। जब क्रियाकर्म हो गया तो वंदना वापस अपने पति के साथ जाने लगी। तब माधव वंदना से बोला, वंदना तू तो इस घर की बेटी है ना, तुझे तो कम से कम 15 दिन यहाँ रुकना चाहिए। नहीं भाई, जिस घर से अम्मा ने खुद ही जाने को कह दिया वहां मेरा रुकना ठीक नहीं है। फिर तुम तो सब जानते ही हो, अपने स्वाभिमान की रक्षा तो मुझे खुद ही करनी होगी। अब तो अम्मा भी नहीं रही, अब तो मेरा मायका भी खत्म। कहते कहते वंदना की आंखों में आंसू आ गए। माधव ने देखा कि ममता अपने रिश्तेदारों में घिरी बैठी है, पर एक बार भी उसने वंदना को सांत्वना नहीं दी। सच, आज वाकई में उसकी बहन का मायका खत्म हो रहा था, पर फिर भी माधव ने भी वंदना को रोका नहीं।
वंदना अपने पति के साथ बाहर आ गई। दोनों रवाना होने वाले थे कि इतने में माधव फिर वंदना के पास आया और एक छोटी सी पोटली उसे देकर बोला, ये अम्मा ने तेरे लिए थे, ये ले जा, ये अम्मा का आशीर्वाद है। उन्होंने खुद अपने हाथों से मुझे दिए थे कि वंदना को दे देना। और रही बात मकान के हिस्से की तो नहीं भाई, मुझे कुछ नहीं चाहिए। मैं जानती हूँ कि आपकी स्थिति इतनी अच्छी नहीं है और आप तो ये अपने पास ही रखो, पर वंदना ये गहने तेरे हैं, इस पर सिर्फ तेरा और सिर्फ तेरा हक है। इससे पहले कि तेरी भाभी के साथ रहकर मेरी भी नीयत खराब हो जाए, तू इन्हें ले जा। और रही बात मायके की तो जरूरी नहीं कि तू यहाँ आए, मैं तेरे पास आ जाऊंगा, तेरे स्वाभिमान को खत्म नहीं होने दूंगा। मायके का आंगन ना सही, भाई का दामन तो है। अपने भाई माधव की बात सुनकर वंदना उसके गले से लगकर फूट फूट कर रोई। कुछ देर के बाद जब मन हल्का हुआ तो माधव से विदा लेकर वंदना वहां से रवाना हो गई। वो दिन था और आज का दिन वंदना कभी अपने मायके वापस नहीं आई। हाँ, माधव हर रक्षाबंधन और भाई दूज पर अपनी बहन के घर जरूर जाता था। हालांकि ममता ने इस पर भी काफी हंगामा किया था, पर माधव एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल देता, तो ममता धीरे धीरे अपने आप ही चुप हो गई। और रही बात गहनों की तो ममता उन गहनों के लिए अपना सिर पीटती रह गई। जब माधव ने उसे यह बताया कि अम्मा ने मकान बेटे के नाम तो गहने बेटी के नाम किए थे और गहने उसने खुद वंदना को दिए।